अच्छा, बाज़ औक़ात होता है कि हमें अपना न्यूमेरिकल डेटा जो है वो डिस्क्रिटाइज़ करना पड़ता है। मसलन हमने लोगों की सैलरीज पूछी हुई थी सपोज़, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि एक सैलरी ग्रुप है फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 लाख से 1.5 लाख सैलरी लेता है, उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना है। दूसरा 1.5 लाख से 2.5 लाख वालों को एनालिसिस करना है। पहले 10,000 से 50,000 वालों का एनालिसिस करना है, 50 से 70 वालों का एनालिसिस करना है, एंड सो ऑन। इसका मतलब है हमें ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही बाज़ औक़ात एजेस के लिए भी करना पड़ता है कि किस एज ग्रुप को हमने अलग से ट्रीट करना है। हमने अगर हमारे पास डेटा इस तरह से मौजूद है कि लोगों की एज पता है हमें 10 साल, 20 साल, 30 साल, 15 साल, 11 साल, लेकिन अब हम उसके अंदर ग्रुप्स देख के दादा लगाना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी पैटर्न और नॉट, या कोई मतलब निकलता है कि नहीं निकलता ग्रुप्स का। तो ऐसे केस में हमें डिस्क्रिटाइज़ करना पड़ता है। डिस्क्रिटाइज़ करने से मुराद है हम डेटा को बिन्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो दो तरह की अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं, इक्वल फ्रिक्वेंसी बिन्स और इक्वी डिस्टेंस बिन्स। इक्वी डिस्टेंस बिन में बिन का साइज़ एक जितना होता है और उसमें जितने भी मेंबर्स आ जाएं दैट इज़ फाइन। और इक्वी फ्रिक्वेंसी बिन्स में क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे करते हैं कि हर बिन में कोशिश करते हैं तकरीबन एक जितने लोग आ रहे हों। मिसाल के तौर पर 100 लोगों का डेटा हमारे पास मौजूद है और उनकी एजेस जो हैं वो रेंज कर रही हैं फ्राम 10 to 70 ईयर्स। तो जो इक्वी फ्रिक्वेंसी बिन्स होंगी वो 100 लोगों को इस तरह से डिवाइड करेंगी कि हर बिन में 20-20 लोग आ रहे हों तकरीबन। तकरीबन इसलिए क्या कि बाज़ जगहों पे ऐसा होगा कि हमारा डेटा जो है वो सारे का सारा डेटा सपोज़ 25-26 साल के आसपास काफ़ी सारा डेटा हमारा मौजूद है और इनके बीच में वो बाउंड्री इतनी अच्छी ड्रॉ नहीं हो रही कि एग्जैक्ट 20-20 लोग आ रहे हो। तो हो सकता है 25 तक के वाली बिन में 19 या 18 लोग हों और 26 से बाद वाली बिन में शायद 22 या 23 लोग हों। तो ये हो सकता है। दूसरी अप्रोच इक्वी डिस्टेंस की है। इक्वी डिस्टेंस के अंदर होता ये है कि अगर आपने आपकी रेंज ये है 1 से लेकर 75 साल की, इस रेंज का डेटा है और आपने 5 इक्वी डिस्टेंस बिन्स बनानी है, तो अब आपकी जो बिन्स हैं वो डिफाइन हो जाए रेंज वाइज। 1 से लेकर 15 तक की एक बिन है, तो जितने भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर वैल्यू लिखी हुई थी 1, 5, 10, 15, 20, सॉरी 20 नहीं, 1, 5, 10, 11, 12, तो वो सब के सब इस बिन में फॉल करेंगे। और अब हम अपने डेटा के अंदर हमने इस बिन का लेबल कोई लगा के ना कैटेगोरिकल बना लेंगे, इसको हम बिन 1 कह देते हैं। डेटा में किसी की अगर एज लिखी हुई थी ना 1 ईयर्स, तो वहाँ पर डेटा में अब B1 लिखा हुआ होगा। पहले लिखी थी 12 ईयर्स, तो अब वहाँ पर B1 लिखा होगा। अगर 9 ईयर्स लिखी तो B1 लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये B2 है 16 से 30, B3 है 31 से 45, B4 है 46 से 60 और B5 है 61 से 75। तो किसी की उम्र अगर 73 थी तो उसके आगे अब B5 लिखा हुआ होगा, 41 थी तो B3 लिखा होगा। तो इस तरह से डिस्क्रिटाइजेशन या बिनिंग भी परफॉर्म कर ली जाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट टास्क हमारा डिस्कस होने से रह गया वो है हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ सबसे पहले देखना पड़ेगा किस वजह से हो सकती हैं हमारे डेटा में। देखो भी मल्टीपल रीजंस। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल पे हम रख रहे थे वहाँ पे उस वक्त फ़ोन नंबर नहीं बता सके और बाद में फ़ोन नंबर हॉस्पिटल वाला भी लेना भूल गया हमसे और हम भी बताना भूल गए, या इमरजेंसी थी बहुत ज़्यादा कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे सके, अपना एड्रेस या लोकेलिटी के बारे में नहीं बता सके, बाद में हॉस्पिटल भी भूल गया, हम भी भूल गए। कहीं परचेज़ की है वहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे सके, इन पर्सन परचेज़ के दौरान रिक्वायर्ड थी, या कस्टमर से अब हम अपने स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे, कस्टमर एक सवाल का जवाब नहीं दे दिया उस कस्टमर ने, वगैरह वगैरह। देखो भी मैनी रीजंस। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ये होंगी डेटा में अक्सर हो जाती हैं। इसको अब हमें हैंडल ही करना पड़ेगा। वो हैंडल करने के तरीके समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये किस किस तरह की हो सकती है मिसिंग वैल्यूज़, मतलब डिफरेंट टाइप्स। उनमें से एक टाइप कहलाती है मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी मिसिंग वैल्यू है ये इस तरह की वैल्यू है कि इसको अगर हम इग्नोर भी कर दें तो हमारा एनालिसिस अनबायस्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने एक कस्टमर से कहा हुआ था कि आप हमारे लिए ये सर्वे फिल कर दें, और हमने 10 कस्टमर से कहा हुआ था या बहुत सौ से कहा हुआ था, उसमें से 1-2 ने नहीं फिल करके दिया, फाइन, इट इज़ मिसिंग डेटा, इसका कोई मसला नहीं है हमें। एंड इन दिस केस हम कह रहे हैं कि द मिसिंगनेस हैज़ नो रिलेशन टू द डेटा सेट वेरिएबल्स, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन नहीं लग रहा। तो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, देयरफॉर आवर एनालिसिस वुड रिमेन अनबायस्ड इन एब्सेंस ऑफ दीज डेटा।
दूसरी कैटेगरी मिसिंग एट रैंडम की कैटेगरी है। मिसिंग एट रैंडम वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है एज़ कम्पेयर टू मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम। मिसिंग एट रैंडम में ये है कि डेटा का किसी ना किसी, यानी जो मिसिंग डेटा है ना, इसका किसी ना किसी और वेरिएबल के साथ ताल्लुक जरूर निकल आता है हमारे डेटा के अंदर। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ने कोई क्लास मिस की है और हमारे पास इसका डेटा मौजूद है, तो इन अटेंडेंस के रिकॉर्ड से हमें हो सकता है कि साथ अगर हमारे पास सिस्टम ने कुछ और डेटा या हमें एक्सटर्नली कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही हो कि जी जो हम एनालिसिस कर रहे थे कि लोग क्लासेस क्यों मिस करते हैं, तो साथ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कुछ वेदर का डेटा भी इस्तेमाल करना चाहिए, तो पता चला कि जी देयर वाज रेन और समथिंग एल्स जिसकी वजह से स्टूडेंट ने क्लास मिस की है। तो एक्सटर्नल डेटा के साथ कोई ताल्लुक निकल आया या हमारे डेटा ही की किसी वेरिएबल के ताल्लुक निकल आया। मिसाल के तौर पे हम लोगों के मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट की स्पीड ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लेकिन एक रिकॉर्ड के ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हमें नज़र आ रही। वो क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि उसकी डेटा लिमिट रीच हो चुकी हुई है। तो उसकी डेटा लिमिट रीच हो चुकी है तो इसकी ऑब्जर्वेशन इसलिए नज़र नहीं आ रही हमें। तो वो डेटा लिमिट रीच होने वाले वेरिएबल की वजह से हमें यहाँ पर मिसिंग वैल्यू मिल रही है कि उसकी इंटरनेट स्पीड नहीं मिल पा रही हमें, या नहीं मिली थी पास्ट में। तो इस तरह का डेटा मिसिंग एट रैंडम डेटा होता है। इसको मॉडल करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हम इसको इग्नोर करके हम अपना बाकी काम कर लें। इसको जहाँ तक हो सके मॉडल करने की कोशिश कर लें। नहीं कर सकते तो चलें, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ट्रीटमेंट के दौरान हम इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। यानी रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाहिए हमें इस तरह के डेटा वाला, मिसिंग डेटा वाला। देन द नेक्स्ट थिंग इज मिसिंग नॉट एट रैंडम। यानी ये डेटा यकीनन रैंडम तरीके से मिस नहीं हुआ, इसमें कोई ना कोई वजह है मिस होने की। ऐसे डेटा को, यानी जो ऊपर की दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहा, उसको हम कहेंगे मिसिंग नॉट एट रैंडम। यानी उसका ताल्लुक हो सकता है कि अपने ही मेरे वेरिएबल के साथ हो, जिस वेरिएबल को डेटा मिस हो रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक खिलाड़ी बाज़ ना उसमें अपेयर नहीं होता, जो हमारे बॉलिंग एक्शन के टेस्ट होते हैं अक्सर औकात, वो कि किसी को इलीगल बॉलिंग के लिए कहा गया है कि जो आपने इलीगल बॉलिंग की है उसको बैन किया गया है या उसके ऊपर अभी कुछ अर्से के लिए पाबंदी लगाई गई है। तो उसका टेस्ट है किसी दिन, वो टेस्ट देने जाता है, लेकिन टेस्ट देने वाले दिन वो जाता है लेकिन टेस्ट के लिए अपेयर नहीं होता या जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि दे कुड बी ए रीज़न कि उसका वाकई बॉलिंग एक्शन का मसला था और इस वजह से उसने स्किप किया टेस्ट कि कहीं अभी वो मसला सामने ना आ जाए। आई विल टेक दिस टेस्ट एट सम अदर टाइम, जब मैं अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव कर चुका हुआ। तो ये रैंडम नहीं है, ये मिसिंग वैल्यू। तो इस तरह की अगर हमें इन्फॉर्मेशन मौजूद हो हमारे पास, तो फिर हमें चाहिए कि हम लाजमन मॉडल करें इस डेटा को। इसको मिसिंग छोड़ के काम नहीं चला सकते, इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमें असेस करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। तो मिसिंग नॉट रैंडम वाली कैटेगरी जब भी आती है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमेशा मॉडल करें अपने डेटा को। तो इनको डील करते हैं जो इन तीनों टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा को। उसके लिए एक तरीका तो ये है कि हम डिलीशन के ज़रिए डील करें, दूसरा है इम्प्यूटेशन के ज़रिए डील करें। उसमें डिलीशन नहीं होती, उसमें हम रिटेन कर रहे होते हैं डेटा। इफ़ वी वांट टू डील विद डिलीशन तो क्या करेंगे, उसके लिए एक तरीका लिस्ट वाइज का है, एक पेयर वाइज का है। जबकि मिसिंग डेटा थ्रू इम्प्यूटेशन अगर डील करना हो तो हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन मीडियन मोड का है, LOCF है, NOCB है, लीनियर इंटरपोलेशन है, कॉमन पॉइंट इंपोटेशन। एक कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए हम मिसिंग वैल्यू लेते हैं। कॉमन पॉइंट इंपोटेशन में हम ऐसे करते हैं, मिसाल के तौर पर ऑर्डिनल स्केल में 1 से लेकर 5 तक का डेटा मौजूद है हमारे पास, तो हम हमेशा मिसिंग वैल्यू को इनकी एवरेज असाइन कर देते हैं, 1 से 5 की एवरेज मिसाल के तौर पे, या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम देख लेते हैं कि क्या हो सकती है 1 से 5 के बीच में। फॉर एग्जांपल 3 हो सकती है तो 3 असाइन कर देंगे। तो ऑर्डिनल डेटा के लिए हम ये कॉमन पॉइंट इंप्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं, या हम प्रेडिक्टिव मॉडल्स या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स इस्तेमाल करके भी डेटा को गेस कर सकते हैं। इंप्यूटेशन से क्या मुराद है? इंप्यूटेशन से मुराद है कि हम अपना डेटा की वैल्यू गेस करना चाह रहे हैं। So this process of guessing, approximating या guessing missing values is known as imputation. So we want to keep all our data and handle the missing values without deletion. तो इन सब चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। जो मिसिंग वैल्यूज़ की हैंडलिंग है थ्रू लिस्ट वाइज
या पेयर वाइज डिलीशन, इनको इनके नाम कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हैं। लिस्ट वाइज को कंप्लीट केस एनालिसिस भी कहते हैं और पेयर वाइज को अवेलेबल केस एनालिसिस भी कहते हैं। कंप्लीट केस एनालिसिस से मुराद ये है कि जितने भी केसेस होंगे फॉर एनालिसिस वो सब के सब कंप्लीट होंगे, किसी में मिसिंग वैल्यू नहीं होगी। जबकि अवेलेबल केस एनालिसिस से मुराद है जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है केसेस की उसी को इस्तेमाल किया जाए। तो लिस्ट वाइज केस एनालिसिस में क्या करेंगे, रिमेंबर ये डिलीशन का तरीका है, डिलीशन के थ्रू मैनेजमेंट का तरीका है। इसमें मिसाल के तौर पर ये जो येलो में हाईलाइटेड वैल्यूज़ है ये हमारी डिलीटेड मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम लिस्ट वाइज या CCA बेस्ड हैंडलिंग कर रहे हैं मिसिंग वैल्यूज़ की, तो ये 3 रोज़ जो हैं, रो नंबर 4, 7 और 8 ये डिलीट हो जाएंगी। और ये हमारा डेटा अगर आप देखें 1, 2, 3, इसमें 4 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये हमारा रिजल्टेंट डेटा होगा। अगर हम पेयर वाइज डिलीट करना चाह रहे हो तो हम सिर्फ और सिर्फ इस NA वाले हिस्से को डिलीट करेंगे, इस सेल को सिर्फ रिमूव करेंगे और बाकी जो भी अवेलेबल केसेस हैं उनको उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। जब ये जो हमारा लिस्ट वाइज वाला तरीका है लेफ्ट साइड वाला, इस तरीके को तब इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें पता हो कि डेटा इज़ कम्प्लीटली एट रैंडम, मतलब मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम, अब तो हमें कर लेना चाहिए। अगर हम उसके बारे में श्योर नहीं है तो फिर ये वाला काम नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर हमारे पास इनफ डेटा है, वी हैव इनफ सैम्पल्स, बहुत ज़्यादा डेटा है, फिर तो हम ये काम कर सकते हैं ड्रॉपिंग या डिलीटिंग दिस रो वाला। अदरवाइज़ हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूज़फुल नहीं है, इससे हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लूज़ कर जाएंगे और फिर वो बायस आएगा यकीनन जब इन्फॉर्मेशन लूज़ करेंगे कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ज़ाया जो कर दी है। जबकि जो तरीका है ACA वाला, इट इज़ लेसर बाइस्ड एज़ कम्पेयर टू, मतलब इन केस ऑफ जो था हमारा मिसिंग कम्प्लीटली एट रैंडम एंड मिसिंग एट रैंडम, दोनों केसेस में ये वाला जो है ना ये कम बायस लेके आएगा, यानी हमारा एक्चुअल के करीब हमारा एनालिसिस हुआ करेगा, बिकॉज हम कोई इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ डिलीट करते हुए यहाँ पर अगर हम देखें हमने 2 कॉलम्स की वैल्यू डिलीट की थी, ज़ाया कर दी थी, यहाँ पर 2 कॉलम्स की वैल्यू ज़ाया कर दी थी, इधर हम वो ज़ाया नहीं कर रहे, तो यकीनन हमारा मॉडल जो है वो इसकी निस्बत जो CCA की निस्बत बना हुआ मॉडल होगा, CCA की निस्बत ACA वाला मॉडल लेसर बायस के साथ बना हुआ होगा, एनालिसिस वाला मॉडल। ऑलराइट, तो बाकी जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने की टेक्निक्स हैं उनको एक एक करके ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। एक हमारी मीन मीडियन मोड की टेक्निक है। ये टेक्निक क्या कहती है कि जिस वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग है उसी वेरिएबल का मीन ले लें या मीडियन ले लें या मोड ले लें और मिसिंग वैल्यू को उससे रिप्लेस कर दें। तमाम मिसिंग वैल्यूज सेम वैल्यू से रिप्लेस होंगी, ये बात ज़रा समझने वाली है। मसलन ये हमारा एक टेबल है या ये हमारा डेटा है, इसमें वही 3 वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़ मिसिंग नज़र आ रही हैं, रो नंबर 4 में, रो नंबर 7 में, रो नंबर 9 में। अब सपोज़ ये जो कॉलम है हमारा डाउनलोड स्पीड वाला जिसमें मिसिंग वैल्यू मौजूद थी, इसकी एवरेज मिसाल के तौर पे ले लेते हैं 130 थी। तो अगर मैं मीन वाली तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मिसिंग वैल्यू यानी मीन बेस्ड इम्पुटेशन कर रहा हूँ, तो मैं 130 से इन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दूँगा। तो ये हमें नज़र ही आ रहा है कि अगर हमारे एट्रीब्यूट्स न्यूमेरिक हों तो फिर तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं मीन मीडियन मोड। अगर न्यूमेरिक नहीं है तो फिर आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने बात की थी कॉमन इम्पुटेशन पॉइंट वाली फॉर ऑर्डिनल, और दूसरी बात की थी हमने कैटेगोरिकल के लिए, वो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। कैटेगोरिकल के केस में क्या करते हैं हम यहाँ पे इस चीज़ का क्या करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो एवरेज निकल रही है इस पूरे कॉलम की, वो एवरेज हम इधर डाल सकते हैं। सपोज़ ये एवरेज अभी 95 मान लेते हैं, तो हमने 95 डाल दिया। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मीडियन वाइज चल रहे होंगे तो इसका मीडियन मिसाल के तौर पे जो पूरा डेटा था उसका मीडियन 155 था, अज्यूम कर लिया हमने। तो अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, मिसिंग वैल्यूज़ को 155 से रिप्लेस कर दिया। अगर ये मोड वाली सिचुएशन होती तो जो पूरा डेटा है उसका मोड निकाल लेते। मोड से मुराद है जो सबसे ज़्यादा अक्कर करने वाली चीज़ है, अक्कर करने वाली वैल्यू है। तो मिसाल के तौर पर वो वैल्यू है हमारी ये 200। तो 200 अगर इसकी मोड वैल्यू थी तो हमने 200 को इधर डाल दिया इसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही
जो हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड फॉरवर्ड वाला है वो भी एक तरीका इस्तेमाल हो सकता है मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का, लेकिन वो हमेशा इस्तेमाल नहीं होता। वो तब इस्तेमाल होगा जब डेटा टाइम सीरीज वाइज पड़ा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे एक यकम को एक इन्फॉर्मेशन आई है, 2 तारीख को एक और आई है, 3 को एक और आई है, 4 को एक और आई है, एंड सो ऑन। तो अब अगर हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो बीच में मिसिंग वैल्यू है, तो हम शायद 4 तारीख वाली मिसिंग वैल्यू को 3 और 5 के बेस पे कहीं मे बी एस्टिमेट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। ये जो 2 तरीके हैं, मिसाल के तौर पे वंस अगेन डाउनलोड स्पीड का कॉलम था और ये वैल्यू हमारी डे वाइज पड़ी हुई है। हम डाउनलोड स्पीड की हमें 2 जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, 3 जगह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। तो अगर मैं लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो 5 तारीख वाली चीज़ को मैं 4 के बेस पे अप्रॉक्सीमेट करूँगा। तो जो कुछ 4 को लिखा हुआ था वो मैंने 5 को एज इट इज 5 पे एज इट इज़ लिख दिया। जो कुछ 6 पे लिखा हुआ था वो मैंने मिसिंग 7 पे एज इट इज़ लिख दिया, और फिर उसकी बेस पे नंबर 8 जनवरी वाली वैल्यू भी अपडेट हो गई। जबकि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड बैकवर्ड में ये काम उल्टा हो रहा है। जो कुछ 9 जनवरी को लिखा हुआ था इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, वो मैंने 8 जनवरी पे कॉपी कर दिया, और उसी को 8 जनवरी वाला क्योंकि पॉपुलेट हो चुका है तो उसकी बेस पे 7 जनवरी वाला कॉपी हो जाएगा या पॉपुलेट हो जाएगा, और एंड सो ऑन। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 2 तरीके नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड फॉरवर्ड और लास्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड फॉरवर्ड और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कैरिड बैकवर्ड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर लीनियर इंटरपोलेशन भी एक तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि पिछली वैल्यू को अकेली को इस्तेमाल करें या अगली वैल्यू को अकेली को इस्तेमाल करें, दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करें। जैसे कि ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 150 और 90 का सम लिया और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको हम कह रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन। तो उन दोनों की एवरेज हमने यहाँ पे डाल दी है। इधर भी 2 वैल्यूज अवेलेबल थी, उनके दरमियान हमने मिसिंग वैल्यू डाल दिया। एडिंग कैटेगरी वाली वो सिचुएशन है जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट है उसके लिए क्या किया जाए। वहाँ पर अगर मिसिंग वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमारा पहला कॉलम नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसका नाम रख दिया मिसिंग, और जहाँ जहाँ पर NA मौजूद था वहाँ मिसिंग कर दिया। अब हमारी मिसिंग कैटेगरी में इसके ऊपर आपने कुछ देर पहले भी देखा होगा, ऑर्डिनल डेटा पे या कैटेगोरिकल डेटा पे तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म भी नहीं हो सकते। तो हमें यकीनन यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट से लेने होंगे, तो मिसिंग का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगा, तो क्या हमें उससे कोई हमारे एनालिसिस पे फ़र्क नहीं होने वाला। इम्प्यूटेशन का जो एक तरीका स्टेटिस्टिकल तरीका है वो भी देख लेते हैं ज़रा। ये है लीनियर रिग्रेशन बेस्ड इम्प्यूटेशन। लोग इसके अलावा भी इस्तेमाल करते हैं मेथड्स, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल y था। एक्चुअल प्रॉब्लम ये थी हमारी, लेकिन x1 में कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है। अब हम चाह ही रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट करें उन वैल्यूज़ को, यानी इम्प्यूटेशन परफॉर्म करें, और वो इम्प्यूटेशन हम लीनियर रिग्रेशन बेस करना चाह रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना पूरा डेटा जो है ना वो 2 टुकड़ों में तकसीम कर लेना चाहिए। एक को हम कहेंगे टेस्ट डेटा और दूसरे को कहेंगे ट्रेन डेटा। टेस्ट डेटा में हम तमाम वो एग्जांपल्स डालेंगे जिसमें वैल्यूज़ ऑफ x1 आर मिसिंग, क्योंकि हम अब उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेसिंग द वैल्यूज़ या अप्रॉक्सीमेटिंग द वैल्यूज़। एक्चुअली हमारा वेरिएबल y ही है। तो x1 हमारा ट्रेनिंग डेटा में हर जगह पर मिसिंग होगा, सॉरी टेस्ट डेटा में हर जगह पर मिसिंग होगा। अब बाकी जो डेटा रह गया उसको हम कह देंगे ये ट्रेनिंग डेटा है। अब क्या करें, x1 को ट्रीट करें एज एन आउटपुट वेरिएबल और x2, 3, 4 एंड 5 को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ट्रीट कर लें और लीनियर रिग्रेशन रन करें। यानी हम इन 4 वेरिएबल्स की बेस पे x1 की वैल्यू एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और वो यकीनन एक रियल वैल्यू है। तो हम लीनियर रिग्रेशन इसका मतलब है यहाँ पे रन कर सकते हैं, इट्स ए रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब हमने क्या किया, x2, 3, 4, 5 की बेस पे x1 की वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए हमने मॉडल को ट्रेन किया बेस्ड ऑन दिस ट्रेनिंग डेटा। वो ट्रेनिंग हो चुकी होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट डेटा के ऊपर ये वैल्यू लगा के ये वाला मॉडल अप्लाई करके x1 की वैल्यूज़ एस्टिमेट कर लेंगे। सो दिस इज़ आवर हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। हमने इसमें डिलीशन बेस भी देख लिया है और इम्प्यूटेशन बेस भी देख लिया। ये सारे के सारे काम हमें बहुत आसानी से बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है पाइथन में करने की। कुछ चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट की, मिसाल के तौर पर हम डेटा सेट्स मर्ज कर सकते हैं थ्रू मर्ज
मेथड कॉल बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास डेटा फ्रेम बना हुआ हो अगर, तो हम उसके डिस्क्राइब के ज़रिए डेटा सेट की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू, मैक्स वैल्यू, इस तरह की चीज़ें। डुप्लीकेट का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हर रो वाइज हर रो के बारे में पता चल जाएगा, ट्रू है या फॉल्स है इसकी, इफ़ इस डुप्लीकेट की वैल्यू, यानी इफ़ द रो इज़ डुप्लीकेट रो तो उसके अगर ट्रू लिखा होगा, वरना उसके अगर फॉल्स लिखा हुआ होगा। वहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम यकीनन उनमें से डुप्लीकेट्स ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास एक ये ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स का जो कॉल है, इट विल एक्चुअली गिव अस अ डेटा फ्रेम जिसमें बाकी डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसी अगर हमने बिनिंग करनी है, डिस्क्रिटाइजेशन करनी है, तो हम ये कट वाला फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये जो बिन्स की अरे थी 18, 25, 35, 60, 100 वाली इस बिन्स की अरे को, सॉरी, इन बिन्स में हमने अरे में एजिस को डिवाइड करना है, तो हमने कट लगाए तो हमारे कट जो होंगे एक 18 पर लगेगा, एक 25 पर, एक 35 पर, एक 60 पर, और 100 तक लेकर जा रहे हैं हम इसको। सो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 18 से लेकर 25 तक, जिसमें और फिर उसके बाद जो हमारी एरे आ रही है उसमें 18 से लेकर 25 तक की एक बिन बन रही है, फिर 25 से लेकर 35 तक की दूसरी बिन बन रही है, 35 से 60 तक की तीसरी बिन बन रही है, 60 से 100 तक की चौथी बिन बन रही है। तो ये बिन्स ऐसी हैं कि ये एक दूसरे से, ऐसे कहना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिन्स हैं, यानी 25 एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, 35 एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, 60 एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी जो पाइथन की जो सपोर्ट है वो हमें सारे के सारे डेटा रैंगलिंग ऑपरेशंस करने में मदद देती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़े से फंक्शंस लिखे हैं जो सपोर्ट करते हैं। पिछले मरतबा हमने एक जो टाइटानिक डेटा सेट वाला लिंक भी देखा था, उस पर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की गई थी, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से।